हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, क्यूआर कैंपस पे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1। जैसा कि आप सबको समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में अच्छे से बात की थी। और हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि जो अगर हाफ ईयरली की कंडीशन अगर आती है तो उस केस में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लगती है, ईयर कैसे चेंज होता है, जो टाइम दे रखा कितनी बार कैलकुलेशंस होती है, ये हमने देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आई थिंक अच्छे से देखा होगा, टेस्ट दिया होगा, यही मानते हुए मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दे रखा है, इसमें क्या करना है हमें। तो वन बाय वन हम धीरे धीरे हमारे लेवल को बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कम लेवल के क्वेश्चन ही लेंगे, ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं लेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो छोटे आईपीएससी के एग्जाम में इनमें आते हैं वो क्वेश्चन हम लेंगे। अच्छा, इधर बात करते हैं। सबसे पहले अब हमें देखना है कि देखो कंडीशन कैसे क्या दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप ये देख लो कि प्रिंसिपल दे रखा है या नहीं दे रखा है। प्रिंसिपल दे रखा है तो मैंने क्या बोला, उसको बैंक में जमा करा दो, इसका काम कर दो खत्म। प्रिंसिपल कितना रुपए है, 9,000 रुपये है। ये 9,000 रुपये आपके क्या हो गए, बैंक में जमा हो जाएंगे बच्चों। 9,000 रुपये आपके कहाँ हो गए, बैंक में जमा हो गए। अब देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है, 9,000 रुपये की राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो। बच्चों कौन सी हो, त्रैमासिक। अब त्रैमासिक का मतलब क्या होता है, क्वार्टरली हो। ब्याज जो कैलकुलेट होगा वो क्या होगा, क्वार्टरली होगा बच्चों। अब क्वार्टरली का मतलब क्या है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखो मैं बस शॉर्ट में लिख देता हूँ। हमारे पास दर कितनी दे रखी है, हमारे पास दर है, यानी रेट कितनी है, 8%। दर कितनी है, रेट कितनी है, 8%। हमारे पास समय कितना है, समय कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 9 मंथ्स। ठीक है, एंड ये टाइम है ना, टाइम। अब लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन दे रखी है कौन सी, क्वार्टरली की। क्वार्टरली की देखो, ये कंडीशन नहीं होती तो मैंने क्या बोला है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होती है, यानी जो दर आपको बैंक देता है कि यार 10% है, वो साल की लगेगी। पर अगर यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो मैंने आपको क्या बोला, आपको सबसे पहले इससे मतलब नहीं होता समय क्या लिखा हुआ है, आपको इससे मतलब होता है कि ब्याज की गणना इस क्वेश्चन में अगर आप अपना पैसा 9 महीने के लिए, सॉरी कितने महीने, हाँ 9 महीने के लिए बैंक में डाल रहे हो, तो आप खुद सोचो, साल की रेट तो बैंक ने बोली हम 8% देंगे, पर आप 9 महीने तक की पैसे रख के निकाल रहे हो, तो 9 महीने तक ही बोला आपने। तो 9 महीने तक की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, एक तो वो हमें चाहिएगी, और हर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, देखो 9 महीने का मतलब, और अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन है क्वार्टरली। इसका मतलब क्वार्टरली का मतलब होता है क्वार्टर यानी 4 भाग, एक साल के 4 हिस्से। क्वार्टर यानी क्या होता है, एक साल के 4 हिस्से, यानी कि त्रैमासिक का मतलब, त्रैमासिक नाम में आ रहा, त्रैमासिक 3 महीने। 3 एकम 3, 3 6, 3 चौक 3 3 9, 3 चौक 12, 4 टुकड़े हो गए 3 3 महीने के। तो ब्याज की शर्त जो है प्रति त्रिमाही है, मतलब ब्याज की गणना कितनी बार होगी बच्चों, 3 बार। ब्याज की गणना कितनी बार होगी, 3 बार होगी। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, यहाँ पे रेट क्या लेंगे आप खुद सोचो। अब आप बताओ, यहाँ पे रेट कितनी दे रखी है, 8%। अब हमें पता चला कि 12 महीने की रेट कितनी है, कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको फिर कंफ्यूजन ना रहे। 12 महीने की रेट कितनी है बच्चों, 8%। तो ये 12 मंथ की रेट है 8%। तो बच्चों 1 महीने की रेट कितनी होगी, आप तो मुझे ये बताइए, 8/12%। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हर 3 बार में, यानी हर 3 महीने में आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। यानी 9 महीने के 3 टुकड़े हुए, 3 3 9, 3 बार कैलकुलेशन होगी। पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन रेट देता है वो साल की होती है, 12 महीने की, पर हम 3 महीने में ब्याज ले रहे हैं, तो हमारी जो रेट बनेगी 3 महीने की, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, कितनी परसेंट बनी बच्चों, 2%। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें रेट लेनी पड़ेगी वो 2%, और ब्याज की गणना कितनी बार करनी पड़ेगी, 3 बार करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि 3 बार है तो कितनी लाइन खींच दूं, 1 2 और 3। ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं, 1 2 और 3। चलो देखते हैं अभी 1 2 3 पे क्या होता है। तो ये 1 2 और 3 बार। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हर 3 महीने, जैसे आपके बैंक में 3 महीने कंप्लीट,
तो 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कल वाली कंडीशन है, कोई नया नहीं है, जो हमने कल पढ़ा उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। बस ये चीज़ वहाँ पे कल क्या थी, कल हमने हाफ ईयरली पे देखी थी, तो 6-6 महीने पे बात हो रही थी। तो कल अगर 1.5 साल था तो 6-6-6 3 बार कल भी हुई थी। और अभी कितने महीने हैं, 9 महीने हैं, तो 3 महीने 3 महीने 3 महीने कितनी बार होगी, 3 बार होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 8% की 2% कैसे हो जाएगी, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कैसे हुई बच्चों। क्लियर है अच्छे से, ये क्या है 2%, बाद में यूनिट लगे क्रॉस लिख दिया मैंने, सही कर देता हूँ इसको। ठीक है 2%। चलिए अब देखते हैं, तो अभी 3 महीने मेरा पैसा है 9,000 रुपये, कितने हैं, उसका 3% बोला, तो ये 3% कितना हुआ, 9 9 28 270 रुपये, कितने हुए बच्चों, 270 रुपये। तो 9,000 का, अच्छा 3% नहीं, 3 महीने, सॉरी 3 महीने नहीं, यहाँ पे परसेंट कितना है, 2% है, सॉरी मैंने ये देख लिया, परसेंट कितना है, 2% है। क्लियर है, तो 3 महीने की 2% की रेट के हिसाब से निकालेंगे, 9 दूनी 18, कितने आए बच्चों, यहाँ पे 270 नहीं आएंगे, कितना आएगा 180। ठीक समझ में आया, क्यों, मैंने 3% समझ लिया था, एक्चुअली कितना 2%, तो 2% करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 जीरो है आपका 180। तो ये पहले साल की कंडीशन हमारी निकली, यानी पहले साल के एंड में ये कंडीशन बनेगी जो हमें समझ में आया। अब दूसरे साल, यानी साल मतलब दिमाग मुंह से साल निकल रहा है, मतलब पहली कैलकुलेशन, पहली बार की जो कैलकुलेशन होगी 3 बार में, उस पर किस रेट से मिलेगा ये। अब जैसे ही 3 महीने खत्म हुए, अब अगले जैसे ही 3 महीने, क्योंकि हर 3 महीने में क्वेश्चन ने क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, तो अगले जो 3 महीने होंगे वापिस उस समय कितने मिलेंगे, 2% मिलेंगे, कितना मिलेगा, 2% मिलेगा, हर 3 महीने में 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, तो फिर से कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब 180 तो मिलेगा, लेकिन इस 180 का भी तो हमें कितना परसेंट देना पड़ेगा, 2%, क्योंकि रेट क्या चल रही है, 2% चल रही है इस बार भी। तो बताओ 180 जो आया था आपका, इसका हमें वापस कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 2% निकालना पड़ेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो घटा, 2 पंजे 10, 5 का भाग 18 दो के पॉइंट्स में आएगा। तो देखो पॉइंट से घबराओ मत, पॉइंट से घबराओ मत, एक बार करोगे थोड़ा टफ लगेगा, दूसरी बार करोगे इजी लगेगा। पॉइंट भाग देना क्यों, अब देखो नहीं आता है, देखो मैं आपको कुछ सारे बच्चे ऐसे जिनको अच्छे से भाग देना नहीं आता, लिख दो, देखो 5 3 15 आराम से, देखो 15 लिख दिया, कितना बचा 3। अब आगे संख्या नहीं है ना, तो पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट कितनी बार गया, तो 5 30, 3.6, तो आंसर कितना आया 3.6। तो क्या डरना क्या है यार, पॉइंट ही तो लगाना है, पॉइंट लगाना डरना क्या, बहुत सारे बच्चे पॉइंट से डरते हैं, मत डरो, कुछ भी नहीं है बस, ठीक है, भाग देना है, सिंपल सा। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगली बार क्या होगा बच्चों, अगली बार वापिस 180, क्योंकि 3 महीने है, रेट है 2%, ये तो है ही है, वापिस 3 महीने बाद 180 रुपए, इस मूलधन का ब्याज तो कभी रुकेगा ही नहीं, मूलधन पे तो हर बार मिलेगा ही मिलेगा। होता क्या है, जिस साल या जिस टाइम जिस बार की कैलकुलेशन हो रही होती है, उसके पिछले का जो इंटरेस्ट बचा हुआ पड़ा होता है, उस पे हमें क्या होता है, फिर से ब्याज मिलता है। तो अब मुझे इस 180 पे देखो 2% कितना था, 3.6, ऐसे करने से फायदा होता है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो इस 180 को लिख चुका हूँ। अब इस 180, क्योंकि ये भी तो मिल चुका है, इस 180 का भी कितना मिलेगा, 3.6। अब यहां पे वापिस 3.6 जो आपका रेट ऑफ ये आया था, इस 3.6 के वापिस आपको कितना परसेंट मिलेगा, 2%, वापिस कितना मिलेगा 2%। तो देखो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, पॉइंट से डरते हो, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट गया। अब मुझे बताओ, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको शायद वो लोगों की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, अब क्लियर है, ओके गुड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा तो मेरी बात समझो, ये मैंने पॉइंट बना के नीचे लिख गया। अब 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, वापिस ऊपर नहीं लिखते हैं, 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है, तो मैंने 72 ये लिख दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे कितने जीरो हैं इसके, 1 2 और 3, 1000 हो गया ना, देखो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 क्या हो गया 1000। अब ऊपर तो आया 72, पर नीचे है 3 जीरो, तो पीछे संख्या गिनेंगे 1 2, अब तीसरी संख्या नहीं होती है तो हम क्या लगाते हैं, जीरो, और फिर क्या लगा देते हैं, पॉइंट। नहीं होगी तो जीरो लगा के देखो, नीचे 3 जीरो है या 2 जीरो, अगर वो संख्या ऊपर कमी है तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा 1 जीरो बढ़ाना है। क्लियर मेरी बात, तो 720.1, क्लियर, डन है, ओके। जीरो इधर मत बढ़ाना, इधर बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पे जो मुझे वापिस ब्याज मिला वो 0.072 मिला, 0.72 मिला, कंप्लीट है मेरी बात। तो ये आपको पूरा आपको क्या मिला यहाँ पे, देखो ये हमने सॉल्यूशन किया, मैं इसको थोड़ा सा पैक कर दूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्वेश्चन था और क्या है। ये जो मैंने पैक किया है, ये आपको क्या मिला है,
इंटरेस्ट मिला है, जो भी मिला। अब क्वेश्चन आपसे क्या पुटअप कर रहा है, तो तेरे में से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है इसको 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 जोड़ना। और मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने बोला भी था कमेंट करना इसका सम कितना आएगा। अब इनिशियल में जो बच्चा जिससे मान लो आंसर सही नहीं आया, घबराए नहीं, अभी मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देखो बच्चों, आपको क्या करना, जैसे ये तीनों सेम नंबर है बिना पॉइंट के, उनको तो एक बार जोड़ के लिख सकते हो। तो ये कितना, देखो अच्छा वो चलो काम करता हूँ, मैं पूरा ही सिखाता हूँ आपको, एक बार पूरा प्रॉपर लिख के समझाता हूँ, ठीक है। देखो पूरी सिखाता हूँ एक बार, मैं अगली बार में अपन डायरेक्ट करेंगे, पहली बार करें एक बार पूरा लिख देता हूँ। जिनको बिल्कुल भी जोड़ने नहीं आता पॉइंट की, तो आप देखो इसे लिखना, संख्या को इतनी सब लिख देता हूँ मैं ना, 180 180 3 180 है, ऐसे लिख दिया। तो संख्या के नीचे संख्या लाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना, ये फिर ये 3 यहाँ पे संख्या के नीचे निकला, फिर पॉइंट आगे जाएगा 3.6, फिर वापस कितना है 3.6, फिर वापस कितना है, देखो मैं बिल्कुल बेसिक, मतलब जीरो का मतलब ये होता है, ठीक है। जीरो का मतलब ये नहीं होता है फॉर्मूला वगैरह, इसलिए बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। 07, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाना। देखो मैंने क्या क्या संख्या लिखी, जो संख्या पॉइंट के आगे की वो संख्या नीचे आ गई, फिर पॉइंट चलाए, और देखो जो पॉइंट के नीचे पॉइंट थे उनको पॉइंट के नीचे पॉइंट जमाए। अब सिंपल सा सम करते हुए, 2 7 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 18 का 8, ये पॉइंट के नीचे आप इस पॉइंट एक जो आया वो कैरी चला जाएगा, हासिल मतलब उस पर हासिल चला जाएगा। 3 3 6 3 3 9 और एक 10, 10 का कितना आया यहाँ पे 0, एक आया वापिस हासिल। 3 8 कम 8 16 आती है 24 24 और एक 25 का 5, वापस 2 आ गया, 2 3 4 5, तो 550.872, 55, देखो पहला ऑप्शन देखो आप एज इट इज है, ये ना देखो 3 संख्या तक है पॉइंट का, हमारे भी 3 संख्या इजीली आ गई, तो ये चक्रवर्ती ब्याज था। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है, राइट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें ऑफिस क्या दिया है। तो हम देखो इक्के में हमेशा क्या बोलूँगा, यहाँ पे जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो कभी भी मैं सेम क्वेश्चन से खाली डेटा चेंज है वो कभी रिपीट नहीं करूँगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लूँगा जिससे आपके खाली टाइम वेस्ट हो। एक क्वेश्चन समझ लिया है, उसका प्रैक्टिस आपकी टेस्ट में हो जाएगी। क्यूआर कैंपस की ऐप पे जाना है ना, डाउनलोड कर लेना है ना, कहाँ से, प्ले स्टोर से क्यूआर कैंपस लिखना, ऐप आ जाएगी। ऐप पे लोगो लगा होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लोगो आपको सेम वहाँ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो, रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन में किसी को प्रॉब्लम आए, ओटीपी में किसी को प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने एक नंबर दे रखा है स्क्रीन पे जो चल भी रहा है, नीचे हम देख रहे होंगे, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सर हमारा नहीं हो पा रहा है या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। 12,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/4 साल के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की गणना हर 5 महीने में की जाती है तो मिश्र धन ज्ञात करो। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये इजीली कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या बोला, पहले बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। बैंक में कितना गया 12,000 रुपये। ये बैंक जब भी मूलधन दे रखा हो बैंक में डाल दो। लाइंस तब खींचेंगे जब हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, डेटा देख लेंगे, उसके बाद देखो अब दर लिखते जाना साथ में। रेट कितनी दे रखी है 12%। टाइम कितना दे रखा है, समय आपको कितना दे रखा है 1/4। ठीक है। अच्छा 1/4 का मीनिंग समझो, एक साल और एक साल का 4 टुकड़े। देखो एक साल के 4 टुकड़े तो कितने महीने बने। अब तो पढ़ना आ गया होगा मेरे अच्छे बच्चों, अब तो आपको आया होगा कि इसका मतलब होता है कि ये एक साल, और आगे वापस लिखा हो साल में बात हो रही है, तो एक साल के 4 टुकड़े यानी कि कितने महीने के होते हैं 3-3 महीने के। तो एक साल मतलब तो हो गया 12 महीने। महीनों में अगर बात करूँ तो इस एक साल का मतलब क्या हो गया 12 महीने। और एक साल के 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, तो एक साल के 4 टुकड़े यानी 3-3 के 4 टुकड़े हो गए, उसका एक टुकड़ा मतलब कितने महीने 3 महीने। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये कितने महीने बोल रहा है, इसका मतलब क्या महीने हैं 15 महीने। इसका मतलब क्या हो गया 15 महीने। फिर भी आपको ऐसा समझ नहीं आया तो 1/4 को कभी भी देखो, ये साल में एक साल 1/4 साल, साल को अगर महीने में बदलना है तो किससे गुणा कर दो 12 से, जितने महीने होते हैं उससे गुणा, तो कितने आए 3 महीने। कैसे भी समझो, ठीक है। तो कितने महीने हो गए 3, ये 3 महीने और ये एक साल मतलब 12 महीने, तो कुल कितने महीने का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे कोई कंडीशन है या नहीं है तो वो देखते हैं, शर्त कोई है कि नहीं है। तो कंडीशन हमें दे रखी है, शर्त की हमें जो कैलकुलेशन करने की एवरी 5 मंथ की कंडीशन दे रखी है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी 5 मंथ में आपको इंटरेस्ट देना। कंडीशन क्या, एवरी 5 महीने में। तो आप खुद बताओ कि ब्याज की कैलकुलेशन कितनी बार होने वाली है, क्योंकि 15 महीने आपके पास टोटल, आपने पैसा बैंक में डाला 15 महीने के लिए डाला, फिर आपने कंडीशन क्या लगा दी कि 5 महीने में ब्याज दी है। तो बैंक आपको कब कब देगा, पहले 5 महीने में, दूसरे 5 महीने में, तीसरे 5 महीने, 15 महीने में आपको टोटल 3 बार क्या होगा, ब्याज मिलेगा। और ये जैसे पता चलता है समझना, तो हमारी लाइन्स पता चल जाएगी गणना कितनी बार होने वाली है इस क्वेश्चन में, 3 बार। बट प्रॉब्लम यह है कि जो रेट दी जाती है, हमेशा जो दर दी जाती है, वो तो साल पे अगर ब्याज दे रहे हो तो आप तो हर 5 महीने बाद ब्याज देने वाले हो, हर 5 महीने बाद ब्याज देने वाले हो, हर 5 महीने बाद ब्याज देने वाले हो। पर कंडीशन तो, क्वेश्चन तो बोल रहा है 12%, 12 महीने की रेट है। तो 1 महीने की रेट कितनी हुई बच्चों, खुद सोचो। 12 महीने की 12 यानी हर महीने को 1-1% मिल गई, तो 5 महीने की 5% आएगी। अब तो धीरे धीरे डायरेक्ट कर सकोगे, और नहीं आ रहा अभी भी कोई बात नहीं। देखो 12 महीने की रेट कितनी, 12 महीने की रेट कितनी, 12%। तो 1 महीने की रेट कितनी होगी, 12% ठीक है। तो 1% हो गई, तो 5 महीने की रेट कितनी होगी, ये 1%, और 1 इंटू 5 करोगे तो सर 5%। ठीक है। अब ये देखो, इसका मतलब हर 5 महीने में हमें किस रेट से ब्याज देना होगा, 5%। अच्छा मुझे बताओ, पुराने क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, उससे पहले क्वेश्चन में फर्क क्या है कंडीशंस का। क्वेश्चन तो सेम ही है, कंडीशन जितने महीने होंगी उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। उसमें 3 महीने थे, इसमें 6 महीने थे, इसमें 5 महीने थे। तो करना क्या, सब में करना तो एक ही प्रोसेस है, जितने महीने के बाद ब्याज देना है उतने महीने की रेट निकालनी है। जितनी बार कैलकुलेशन होगी वो पता चलेगा आपको कंडीशन के हिसाब से और मंथ के हिसाब से कितने मंथ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से डाउट नहीं आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब पहले साल की कैलकुलेशन करेंगे, तो वही 12,000 का 5% निकालोगे सबसे पहले। ठीक है, 12,000 का 5%, 12 पंजे 60। ठीक है, मैं देखो पूरा लिखता हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी मैंने इनिशियल में मैंने क्या बोला, कुछ भी मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि जिससे आपको लगे ये कैसे आया। हर चीज़ लिखता हूँ, ये कहाँ से डायरेक्ट सीधा 14 में सीधा लिख देता, परसेंट से 2 0 12 पंजे 60 नहीं लिख दिया मैंने। पर मैं आपके लिए हर चीज़ लिखता हूँ, बार बार आपको समझ में आया मैंने कैसे किया। तो 12 इंटू 5, 12 पंजे 60, कितना आया, 600। क्लियर है यहाँ तक, ये कितना हो गया अपना, 600। क्लियर है। देखो अब ये 600 हो गया, तो यहाँ पे वापस क्या होगा, इस साल भी 600 रुपये आएंगे, क्योंकि 5% ही रेट है। 5% से वापस कितने आएंगे, 600 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, 600 रुपये का वापिस, ये जो 600 रुपये इसका वापिस 5% निकालना होगा आपको। ये मैंने 5% निकाला, तो 6 पंजे 30 इसका बना। फिर वापिस अगले साल आए तो 600 तो इस मूलधन का बनना ही बनना है, वो तो हर साल साधारण ब्याज नहीं बनता है, इसमें बनेगा। इस 600 के 30 रुपए, इस 600 के 30 रुपए, देखो ये 600 के 30, इस 600 के, इस 30 के भी तो लिखने पड़ेंगे। ये जो आपने यहाँ पे 30 निकाला, इसके भी तो 5% चाहिए। तो इस 30 के 5% कितने हो गए, 5 तरीक 15, और नीचे 10 है, तो नीचे 10 है तो कितना लग जाएगा, 1.5 लिख सकता हूँ मैं। तो आपने लिखा 1.5। ये आपका क्या आ गया, 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो देखो अब सीधा करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तरी 18, ये हो गया 1800 जोड़ने का तरीका। 3 कम 6 दूनी 9, 90 रुपये, और ये 1.5। तो इससे करके देखो, पॉइंट संख्या नीचे संख्या पॉइंट आ गया। क्या फर्क पड़ता है इसे, 1 9 का 9, 1891। ये क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना आया, ये वाला आया। आगे पूछा क्या, पहले ये देखो, लास्ट में पढ़ना जरूर पूछा गया, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, देखो ये भी ऑप्शन में है कहीं के, देखो 1891.5 ऑप्शन दिख रहा है। फटाफट मत करना, जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन पढ़ना पूछा क्या है, निकालना तो निकाल लिया। अब फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, और जल्दबाजी में अगर आपने लगा दिया आंसर 1991 तो हो गया, माइनस मार्किंग हो गई। ठीक है, तो पहले फाइंड द अमाउंट। अच्छा अमाउंट क्या होता है, शब्दावली भी पता होनी चाहिए पूरे कंपाउंड इसमें। एक होता है मूलधन, यानी कि जिसको इन्वेस्ट करते हैं, एक शब्द धन सुनना, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, मूलधन। दूसरा होता है दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर, यानी कि जो भी दर होगी किस रेट से आपको देगा। तीसरा होता है समय, टाइम, कितना समय के लिए आप डाल रहे हो पैसा। और एक शब्द होता है मिश्र धन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धन, धन में मिश्रित कुछ चीज।
जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमाउंट। अब धन में क्या मिश्र होता है, समझो मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, आपका ब्याज बना मेरा 1,000 रुपये, तो जो आप मुझे पैसे दोगे वो क्या 1,000 रुपये दोगे? नहीं, आप मेरा मूलधन भी दोगे और उसको ब्याज भी दोगे। तो ये दो बातें जो बोलनी पड़ी, इसको एक मिक्स करके क्या बोली, मिश्र धन। यानी उस मूलधन में जो ब्याज ऐड हो जाता है उसको बोलते हैं मिश्र धन, और कुछ भी नहीं है मिश्र धन। जो बैंक से वापस पैसा निकाल लेते हैं वो है मिश्र धन। अब समझो, तो क्वेश्चन ने बोला इसका मिश्र धन क्या है, न कि क्या पूछा है इसका ब्याज। ब्याज हमारा कितना आया है ये। अब मुझे बताओ मिश्र धन मतलब क्या लौटाना पड़ता है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो आपका मूलधन था 12,000 रुपए, ये 12,000 रुपए जो मूलधन था, उसके साथ जो आपने ब्याज कमाया 1891 ये वाला 0.5, ये ब्याज जोड़ के देना। और मैंने क्या बस पॉइंट पीछे रख दो, बाकी संख्या को उसके नीचे लिख दो। 5 का 5, 1, 9, 8, 3 एन, तो 13,891.5। तो आंसर देखो सीधा जल्दबाजी में आंसर बी भी हो सकता था। क्लियर है बच्चों? आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से और उतार लीजिए, नोट्स उतार लीजिए फटाफट से। ओके, 2 दिन क्लास नहीं आ पाई, लेकिन बच्चा अब आपके क्लास का शेड्यूल डेली लगभग फिक्स हो जाएगा कल या परसों से। 9 बजे से सुबह मॉर्निंग में 9 बजे लगभग रीजनिंग की क्लास का शेड्यूल आ जाएगा, और रात को 9 बजे का आपका 9 या 8 बजे का जो भी मैथ्स की क्लास का शेड्यूल रोज़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब डेली रहेगा। कुछ काम था काफ़ी इसमें, है ना, काफ़ी काम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया एक दिन के लिए। वापस आपसे सॉरी चाहेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलो यहाँ उतार लिया, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखना इधर। 16,000 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, अभी तक देखो हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है, जैसा कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप चल रहा है। फर्स्ट टाइप में हमने क्या बोला, जिसमें मूलधन, दर और समय तीनों चीजें दे रखी हो, उसको कैसे सोल्व करना है तो यहाँ देखना। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आपकी बैंक का डालने वाला पैसा, ये बैंक में गया। अब बैंक में जाने के बाद मैंने क्या बोला, दर आपकी कितनी दी है, 5% है। रेट कितनी दे रखी है, 5%। टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 ईयर्स। टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर्स। और कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, मतलब ये जो डेटा है ये का ये यूज होगा, बाकी बस चेंज करना था, बाकी सेम क्वेश्चन है। अब ब्याज की गणना कितनी बार होगी बताओ, 3 बार होगी, क्योंकि हर साल के एंड में होगी, 3 बार होगी। इस बार कोई कंडीशन तो है नहीं, तो 3 लाइन्स खींच दूं, ये 3 बार गणना। पहली बार की गणना की बात करते हैं, रेट तो 5% है, तो 16,000 है। अब धीरे धीरे बेटा है ना, ये लिखना बंद करना जो मैं लिख रहा हूँ, इधर आपको मैं लिख देता हूँ। इसे देखो आप, अच्छा ऐसे सोचना है, कैसे सोचोगे समझो। ये 16,000 रुपये थे, आपको पता है ये 5, देखो लिख के बता रहा हूँ, सोचना क्या, परसेंटेज हमेशा नीचे आती है संख्या, तो 2 जीरो। तो आप जैसे आपको पता है कि आप यहाँ 5% कर रहे हो ना, सीधा दिमाग में डाल दो, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो बचा हुआ है, यह लगा दो, ठीक है। अब 16 इंटू 5 किलो, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, तो कितने रुपए हो गए, 800। अब समझ में आया डायरेक्ट कैसे करोगे, बार बार लिखना नहीं। ये तो भैया स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ कि आपको ध्यान, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं आता है, क्योंकि देखो ये गलती आपकी नहीं होती है, स्कूल में होती है। हम स्कूल में क्या सही बेसिक नहीं सीख के आते हैं, तब जाके हमें ये प्रॉब्लम आती है। मैंने बोलना नहीं चाहिए, नाम तो ऐसे किसी का ले नहीं रहा हूँ। मैं एक जगह गया था, वहाँ पे एक बच्चे ने मुझे डाउट पूछा था सर 625 को आप 25 से, मैंने काटा, अच्छा 25 आंसर आया। वहाँ पे ऐसा कंडीशन भी आई है मेरी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, जब बच्चे ने बोला सर आपने 25 से 25 क्यों नहीं काट दिया, तब मुझे समझ में आई धीरे धीरे बातें। और एक बच्चे का डाउट नहीं था, ये मैंने बहुत जगह देखा है। तब मुझे समझ में आने लगा कि यार एग्जैक्टली बच्चों की कंडीशन हम ये सोचते हैं, उन्हें यार मैं समझ में नहीं क्यों आ रही, उसकी ये कंडीशन, ये कारण ये नहीं है, उनके बेसिक बहुत कमज़ोर है। इसलिए मैंने ठाना है कि यूट्यूब पे मैं सभी बच्चों का बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा कि जब वो एडवांस पढ़े, उनको लगेगा मैं एसएससी भी कर सकता हूँ, बैंकिंग भी कर सकता हूँ, मैं किसी भी सेक्टर में जा सकता हूँ। वो तभी होगा जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए। अब होता है कि आप डायरेक्ट एसएससी में या बैंकिंग में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करते हो, अब उसमें जैसे जाते हो आपको मैथ्स का डायरेक्ट हाई लेवल मिल जाएगा, और जैसे हाई लेवल मिलेगा तो आप बोलोगे मुझे मैथ्स आ ही नहीं रही है, और फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और अगर आपका फाउंडेशन यानी कि नीचे का बेस मजबूत होगा ना, तो ये आपको लगा अच्छा ये तो इतना ईजी था क्या, वो ऐसा होगा। उसके लिए सारी क्लासेस आपको बहुत प्रॉपर देखनी है।
हो सके तो रिपीट करनी है। मैं वापस बोलो, टाइम एंड वर्क अभी दिया, टेस्ट दिया, अभी टाइम एंड वर्क का इनका टेस्ट आएगा, फुल चैप्टर टेस्ट भी आने वाला है, ठीक है। वो टेस्ट आ जाएगा, पूरा टेस्ट लोगे तब आपको और रियलाइज हो जाएगा, हाँ यार मैंने 50 से 60 जो भी क्वेश्चन है फुल टेस्ट में वो पूरे मेरे सोल्व हो गए अच्छे से, इसका मतलब चैप्टर मेरा क्लियर है। थोड़े टाइम निकले, 10-15 दिन निकले, वापस टेस्ट दे दो एक बार और, वही टेस्ट एक बार और दे दो, नहीं तो फिर बहुत सारे टेस्ट है, फिर मंथ पे भी तो डालूंगी हूँ, और मंथ पे जो टेस्ट डालूंगा उसमें वापस डालोगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा, एक मंथ तक एक चैप्टर का रिवीजन रहेगा आपके, ठीक है। तो टेस्ट का फायदा बहुत है, टेस्ट को परचेज जरूर कर ले, और नहीं तो कहीं से भी दे पर टेस्ट दे, टेस्ट के बिना मत आगे बढ़ो, बेस मजबूत इसी से ही होगा, बाकी आपका बेस मजबूत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखना बच्चों, 16,000 रुपये किस रेट से थे, हमने बात किया 5, तो ये 5% आ गया आपका। अब बताओ यहाँ पे भी वही बात होगी, 800 रुपये तो मिलने ही मिलने। अब 800 का वापस देखो, सीधा करो, 800 का 5% निकालोगे ना आप, तो ये डायरेक्ट करो आप, अब काटना वाटना लिखना छोड़ो, परसेंट से 2 जीरो कट गए, तो आपके बस 8 40 आया कि नहीं आया, अब क्या लिखना है उसको, ठीक है। अब वापस यहाँ 800 आया, अब देखो ये 800 के 40, अब तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी 40। अब इस 40 का हमें कितना परसेंट चाहिए, कितना परसेंट चाहिए बच्चों, 5% चाहिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ कितने रुपए और मिले, 2 रुपए और मिले। अब ओवरऑल क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो ध्यान से देखना। देखो ये तो हमारा एक बार कैलकुलेशन हो गई, चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज पूछता तो ये 800 800 800 तीनों साधारण ब्याज है। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर बताओ। अब अंतर मुझे बताओ, आप लोग सामने ही दिख रहा है, ये अंतर है कि नहीं है, ये वाली चीज अंतर की है या नहीं, यस और नो। आप बोलोगे यार ये चीज़ तो साधारण ब्याज में भी आएगी, ये चीज़ तो चक्रवृद्धि ब्याज में आएगी, तो अंतर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा होता है। तो अंतर कितना है, 4 कम 4, 4 तेरी 12, 120, यानी 122 रुपये आपका आंसर होना चाहिए अंतर ऑप्शन में। आंसर देखो 122। अब धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी पूछे पहले ये दे रखा है, बैंक में डालो पैसा, किस रेट से क्या है वो सब कर लो, उसके बाद आप ये सजाओ। और इतना सजाने की जरूरत नहीं है, 5% ये सब मैं लिखता हूँ, तो मैं आपके नोट्स के लिए लिखता हूँ, कुछ समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट कुछ, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे कहानी देखते हैं आगे क्या आ रही है। चलिए बच्चे, वैसे आपको इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट नहीं मिले, नोट्स में अगर कुछ छूट जाए तो पीडीएफ भी आपकी एप्लीकेशन पर पड़ी है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारे वीडियो उस एप्लीकेशन में पीडीएफ के साथ वीडियो भी मिल जाएंगे, उस पीडीएफ के साथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहा है देखो, यदि 16 से ही 2.3% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, देखो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मैंने एक ये लाइन स्किप की, इसकी एक बार ये ऊपर लाइन्स पढ़ो, देखो नीचे तो आपको क्यूआर कैंपस का कोड दे रखा है, ऊपर एक लाइन पढ़ो, ये बोल रहा है व्हेन टाइम एंड रेट आर गिवन देन यूनिटरी रूल्स विल बी यूज्ड। यानी कि जो एक ही, मैंने आपको सिखा रखा है वैसे, एक एक नियम क्या होता है, एक एक नियम किसको बोलते हैं, एक की वैल्यू बनाना, एक एक नियम किसको बोलते हैं, एक की वैल्यू निकालना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड आपको ऑलरेडी सीख रखा है कि कभी हमें 10 पेन के मूल्य 100 रुपये, तो पहले एक पेन बनाओ, तो उससे आपको कितने पेन चाहिए, ये होता है एक एक नियम। एक बार मैं और फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, एक बार किसी बच्चे ने मान लो अच्छे से नहीं सीख रखा है, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे समझो ये क्या बोल रहा है, इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट टाइप हमने जो पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या था, जिसमें प्रिंसिपल रेट टाइम तीनों दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, चीजें गायब होती जाएगी, पहले तीनों थे, अब प्रिंसिपल गायब हो गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ इसमें। अब क्या बचा, रेट और टाइम। अभी ये सारे क्वेश्चन जिसमें रेट और टाइम दिए होंगे, और कुछ भी दे के कुछ भी निकालने पूछे, कुछ भी दे के कुछ भी निकालने पूछे, वो सब हम किससे करेंगे, एक एक नियम से करेंगे, यानी कि यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो इस तरह हम अगर पढ़ेंगे ना, तो हमें एग्जाम में याद भी रहेगा, क्वेश्चन की फ्रेम देख के भी समझ में आ जाए, अच्छा प्रिंसिपल तो बैंक में डालने का पैसे भी देखो, जैसे आप स्टार्ट करोगे बैंक में डालने जाओगे, मैंने बताया ना सर्कल मतलब बैंक, बैंक में जैसे पैसा डालने जाओगे आपको बैंक के पैसे नहीं मिलेगा, तो आपको अगला टाइप दिमाग में आएगा, अरे यार इसमें तो प्रिंसिपल है ही नहीं, अच्छा आप दो चीजें है कि नहीं है, दर और समय। जैसे ही वो दोनों दिखी तो आपके दिमाग में आएगा, इसमें यार मुझे एक नियम लगाना है, एक नियम अगर मैं लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब एक नियम क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा है आपके 1 मिनट में। 10 पेन अगर 20 रुपए के हैं, तो एक पेन पहले बताओ, एक पेन की कीमत कितनी है। तो एक एक नियम का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चाहिए उसको पहले एक बनाओ। तो सिंपल सा बात है, जो भी यहां लिखा हो
इसका भाग जो भी सामने लिखा हो उसमें दे दो हमेशा, मतलब हमेशा। तो एक पेन की कीमत कितनी है? 2 रुपए। अब ये हमारा आंसर आने के बाद हमें कितने पेन चाहिए? मान लो मैंने बोला बताओ 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 50 पेन की कीमत क्या होगी, तो बताओ 2 रुपए एक पेन की कीमत थी, तो जो बनाना है उसका वापस क्या कर दो? गुणा। तो इसको बोलते हैं एक नियम। यानी कि अब कितने आंसर आया? 100 रुपए। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं बेटा एक नियम, यानी यूनिटरी मेथड। कुछ नहीं करना होता, हमेशा एक की वैल्यू बनानी है, और एक की वैल्यू रूट रट लो, बहुत जगह काम आएगा, रीजनिंग में यहाँ पे बहुत जगह काम आएगा। तो जैसे ही एक की वैल्यू सामने भाग दिया, ये आया, और एक से कुछ भी बनाना हो उसका गुणा। ये याद कर लो बेटा, छाप लो दिमाग में, मैं कह रहा हूँ ये आपके इतना काम आने वाला आप सोच भी नहीं सकते हो। रीजनिंग में आगे, रीजनिंग में भी आएगा और मैथमेटिक्स में भी आएगा। आगे बढ़ू, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमने एक बार देख लिया कौन सा रूल यूज करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में रेट और टाइम दिख जाए बस, बाकी वो कुछ भी दे कुछ भी करे हम उसको निकाल देंगे। तो रेट और टाइम हमें मिल गई, अब देखते हैं आगे की कहानी। तो एक एक नियम कैसे क्या यूज होता है वो तो आपको समझ में आ गया, पर कैसे यूज करेंगे, इसका क्या होगा, उसके पहले तो थोड़ी सी कहानी आपको समझानी होगी। ठीक है, थोड़ा समय आपको समझा के फिर आगे चलता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा और आपको लगेगा इतने ईजी। देखो कैसे होंगे, समझो। अभी तक तो क्या हो रहा था, बैंक में स्टार्टिंग में पैसा डालने का था, तो हमें बस वो कैलकुलेशन करनी थी, कितने भी टाइम की कैलकुलेशन थी। बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई, वो बैंक में डालने का पैसा ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन देखो, बैंक में बिना डाले क्वेश्चन वो आपको बोल रहा है कि आपके पास इतने रुपए थे, तो आपको वही पूछ रहा है तो मूलधन की गणना कीजिए, यानी बैंक में कितना डाला था। बैंक ने पैसा तो इतना बना दिया आपका, इस रेट से इस टाइम से इतना पैसा आपका बन चुका है। देखो ये क्या है, पश्चात 19,600 रुपए की राशि प्राप्त होती है। अगर आपके बैंक में डालने के बाद राशि पूरी वापस प्राप्त हो रही है तो वो हमेशा अमाउंट होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को लिखिएगा, इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अगर कोई राशि आपको वापस मिल रही है, आपने किसको उधार दिए और आपको वापस पैसे मिल रहे हैं, तो खाली ब्याज नहीं मिलता है, मूलधन भी साथ में मिलता है। ठीक है, तो कोई भी राशि अगर कभी भी प्राप्त होती है मतलब क्या होता है, वो मिश्र धन। अब मिश्र धन आपको दे रखा है और पूछा क्या है, बताइए बच्चों इसका मूलधन क्या होगा जो बैंक में आपने डिपॉजिट किया, जिसकी वजह से आपने इतना कमाया इस रेट से। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब मूलधन कैसे निकालते हैं, कुछ भी दे रखा हो और कुछ भी निकालना, मूलधन नहीं दे, बस ये याद रखना है, मूलधन नहीं दे रखा हो, दो चीजें दे रखी है, दर और समय। ध्यान से देखना बच्चों, मैं कुछ चीज समझाऊंगा, अच्छे से समझना उस बात को। एक चीज समझना, आपके पास अगर 100 रुपए थे, सब जगह ध्यान देना अच्छे से, बैंक की रियल कंडीशन चलते हैं, बैंक पे 100 रुपए थे, आपने उसको बैंक में डाल दिया। ठीक है, 10% रेट से, चलो 1,000 रुपए थे, 10% रेट से डाल दिए। ठीक है, 10% रेट से। तो मुझे बताओ 1,000 रुपए का 10% आपको पहली बार में कितना ब्याज मिला, ये सब आता है। अब तो आपको कोई बड़ी बात तो ही नहीं, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए मिले। दूसरी बार में क्या होगा, 100 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस 1,000 का जो 100 रुपए जो आया उसका वापस आपको कितना परसेंट मिलेगा, वापस 10% मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए और मिले। ये सुनो, ये कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे मेरी एक कहानी समझना, अगर मैं बोलूं आपने इस 1,000 रुपए पर 2 साल, क्वेश्चन क्या था, 2 साल, रेट क्या थी 10%। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, 210 रुपए। क्या बोलोगे, 210। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यानी कि मैं 100 रुपए पे अगर मैंने इन्वेस्ट किए मेरे बैंक में, ठीक है, तो मुझे कितना पैसा मिला, 210, सॉरी 1,000 रुपए। 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने मिले, 210 रुपए। अब डायरेक्ट मुझे जवाब देना, कोई पेन मत चलाना, कुछ मत करना। अगर मैं इस 1,000 रुपए की जगह, जो ये 1,000 रुपए, इसकी जगह कितने रुपए इन्वेस्ट करता, 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता, इस 1,000 रुपए की जगह कितने इन्वेस्ट करता बैंक में, 2,000 रुपए। तो सोचो और मुझे कमेंट करो पहले कि कितना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। डायरेक्ट कोई पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं, खाली कमेंट करके बताओ कि अगर मैं 2,000 रुपए डालता, ठीक है, तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा। क्या मुझे अब भी पेन चलाने की जरूरत है? क्यों नहीं चलाने की जरूरत है, समझो। यहां पे हमने यूज किया एक एक नियम। ठीक है, कौन सा यूज किया, एक एक नियम। अभी तो डायरेक्ट आप कर पा रहे हो, पर नियम कौन सा लगा है उसको समझा रहा हूं मैं, एक एक नियम लगाते कैसे वो समझा रहा हूं। सुनो, मुझे ये 210 रुपए किस प्रिंसिपल से मिला था, 1,000 रुपए से। इस 210 रुपए किससे मिला था, 1,000 रुपए। तो आप बोलोगे यार 210, देखो इंटरेस्ट मिला है 210। ठीक है, अब इस 210 को मुझे मिला किसकी वजह से, ये 1,000 की वजह से। तो बताओ 1 रुपए पे कितना मिलता, 1,000 रुपए का 210 मिला है तो 1 रुपए पे कितना मिलता। तो आपने क्या किया, 1,000 रुपए की जगह 1 रुपए की वैल्यू पता कर ली। 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई, 1,000। अब आप बोल रहे हो सर 2,000, 1 रुपए की जगह अगर 2,000 रुपए होते तो क्या होता, 210 अपन 1,000 तो है ही है, इंटू 2,000 हो जाता। ये सुनो, तो बताओ 21 का डबल बताओ, 420 ही आपने आंसर किया कि नहीं किया। तो एग्जैक्टली एक एक नियम का मतलब ये होता है कि अगर मुझे किसी की वैल्यू किसके किसके थ्रू मिली है ये पता चल जाए तो काम हो जाएगा।
तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी मूलधन मान लूं और मैं आपसे लास्ट में बोलूं, समझना, अच्छा इसका मिश्रधन कितना आया, इस क्वेश्चन का, ये देखो ये मुझे पता नहीं था, मान लो, ठीक है, ये 0 मुझे पता नहीं था, ठीक है। अगर इसको सोल्व करूं और मिश्रधन कितना आ रहा है, 1210 रुपए, 1210 रुपए, ठीक है। तो 1210 यानी 1210 रुपए, ये मेरा क्या आया, मिश्रधन आया, क्योंकि मूलधन देखो ये तो ब्याज और ये मूलधन, ठीक है, ये मेरा आया। अब क्वेश्चन ने बोला है कि यार आपको मिश्रधन जो दिया गया है, क्वेश्चन ने कितना बोला, ये देखो ये तो मैंने मान लिया कि 1000 रुपये था, उस पर इतना बना। अब क्वेश्चन बोल रहा है नहीं यार, मिश्रधन जो था ना वो 12 इतना था, मिश्रधन कितना है, इतना है, रियल मिश्रधन तो इतना है, और मैंने मान लो 1000 रुपये की कैलकुलेशन में मिश्रधन पता किया इतना है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 1210 यूनिट के बराबर हुआ, क्योंकि ये भी अपना मिश्रधन, ये भी अपना मिश्रधन, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ मिश्रधन, ये अपन ने फाइंड आउट किया मिश्रधन 1000 रुपये पे, तो वही एका की नियम। अगर 1210 के हिसाब से इतना मिश्रधन मिला है, यानी हमें जो 1210 रुपये मिले, जैसे मैंने बोला ना 1000 रुपये पे अगर 210 मिला, उसी तरह से 1210 जो हमारा मिश्रधन मिला वो क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, तो इसकी एक की वैल्यू इतना, यानी इतने पे इतना। तो बताओ इसकी जगह हमारी यूनिट कितनी होगी, 1000 पे कितना, तो वो मूलधन निकलेगा। एक बार वापस क्वेश्चन में लेता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन के साथ एक बार वापस इसको समझते हैं। देखो अब यहां पे बात क्या आई है, आपकी फ्रैक्शन में आई है। अब मानने में तो मैंने आपको क्या बोला, कुछ भी मानो, कुछ भी मानो मतलब कुछ भी। जैसे चलो एक एग्जांपल और समझा देता हूं मैं आपको, और अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर आगे चलते हैं। ये एक बार समझ में आ गया ना बेटा, तो सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे जिसमें रेट और टाइम है, तो एक बार समझने की जरूरत है, एक बार और समझते चलो। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपए होते हैं, ठीक है, अब 100 रुपए का वही मान लो 10% होती है, कुछ भी परसेंट होती है, तुम क्या बोलते, 100 रुपए पे सर मुझे 10% मिल रहा है, यानी 10 रुपए ये मिला, 10 पे मिला, 1 रुपया मिला। अब मैंने बोला, सुनना मेरी लैंग्वेज को सुनना, ये तो मैंने 100 रुपये मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बताता हूँ, एक बैंक की रेट है 10%, टाइम है 2 साल, यदि अंतर यानी डिफरेंस आपको दे रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, डिफरेंस आपको दे रखा है मान लो 500 रुपये, कितना दे रखा है, 500 रुपये, तो बताइए मूलधन क्या होगा, यानी प्रिंसिपल क्या होगा। मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन है, लेते हैं छोटा सा, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये सब आपको दे रखा है, देखो मैंने क्या बोला, ये 2 चीज गिवन है कि नहीं है, एक सबसे पहले ये देख लिया। अब डिफरेंस दे रखा है मुझे ये, तो मेरे को अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, सुनो, जो चीज 100 पे आएगी ना उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जैसे मैंने 100 मान लिया, अब यहाँ पे आप मानने में कुछ भी मान, 100 की जगह 10 रुपये मानो, क्योंकि 10 के हिसाब से वही बात रेट वही लगेगी, टाइम वही लगेगा। 100 रुपये इन्वेस्ट, कुछ बोला ना, ये 100 रुपये इन्वेस्ट किए और यहाँ ब्याज कितना आया, 20-21 रुपये, 200 था, तुम क्या बोलते, 42, बात समझ में आ रही ना, 300 क्या होता है, तुम 21 और जोड़ देते। तो 100 पे तुम्हें पता चल जाए तो तुम कितने भी रुपए का बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो, तो वो बच्चे समझो, क्लियर है। तो 100 पे इतना ब्याज, तो इसके जो डिफरेंस मिला है वो कितने रुपए पे ये डिफरेंस मिला होगा, वो हम बता कर लेंगे कि 100 रुपये पे इतना अंतर मिलता है, 21 रुपये का। 100 रुपये जब इन्वेस्ट करते हैं तो 21 रुपये, मतलब सॉरी 1 रुपये का अंतर आता है। अंतर कितने का आता है, 1 रुपये। जब मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो मेरा अंतर कितना आया, 1 रुपये का आया। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा क्या प्रिंसिपल हो जिसको करें कि सोल कितना है, अंतर कितना है, 500 रुपये, डिफरेंस अंतर कितना है, 500 रुपये। तो ये एक अंतर 100 रुपये पे था, तो यानी एक की वैल्यू देखो, इस एक की वैल्यू की जगह इसने कितना दे रखा है, 500। तो बताओ 100 होता तो कितना होता, ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंस था 1 रुपया, ठीक है, मैंने 100 रुपये मूलधन मान लिया, उससे मैंने एक सोल्व कर लिया। अब 100 पे जो अंतर आया, ये अंतर है कि नहीं, बताओ 100 पे अंतर ये है कि नहीं, ये अंतर 1 रुपया, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस अंतर के बराबर कितना रुपया होना चाहिए, 500, यानी क्वेश्चन का अंतर तो 500 है, पर हमारा एक अंतर आने के लिए है, देखो हमें एक अंतर के बराबर कितना है, 500। तो बताओ ये 100 रुपये पे जब एक अंतर आया 500, तो एक की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आपको कितने की निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू पता चल गई, 100 की, तो 500 इंटू 100 कितना हो गया, ये 50,000, क्योंकि 100 रुपये मेरा क्या था, प्रिंसिपल माना था मैंने, मूलधन। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली, 50,000। अब आप करके देखो, 50,000 रुपये होते हैं यहाँ पे, उसका अगर आप पहले साल 10% निकालते हैं तो 10% कितना आ जाता है, 2 जीरो, देखो ये 2 जीरो करते हैं, 5,000 रुपये आते हैं। कितने आते हैं, 5,000 रुपये आते हैं, यहाँ पे भी 5,000 रुपये आते हैं। 5 का वापस 10% करते हैं तो यहाँ पे 500 आते हैं। तो बताओ ये दोनों तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये आपका अंतर आया कि नहीं आया, जो 500 रुपये बोला आपने। तो मूलधन 50 रुपये कैसे निकला, समझ में आया थोड़ा बहुत। तो कभी भी आपको क्या दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, बस ये 2 चीज दे रखी हो, तो आप मूलधन कुछ भी मानो और निकालो, लेकिन सुनना मेरी बात को ध्यान से,
कुछ भी मानने से प्रॉब्लम ये होगी, कुछ भी मानने से प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ पे आपका डेटा पॉइंट्स में जा सकता है। अगर मैं 100 की जगह मान लो मैं यहाँ पे कुछ 97 रुपीज मान लेता, कुछ भी मानना है ना, मैंने बोला कुछ भी मानो, 100 मानो, 200 मानो, कुछ भी मानो, कितने भी रुपए निकालो, लास्ट में आंसर वही आएगा। यहाँ पे जो अंतर आएगा उसको उसके बराबर करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब मेरी बात समझो, मैं 97 मानता, अब 10% निकालता इसका, सबसे पहले 10% रेट है ना, कुछ भी मानने में मैं कह रहा हूँ कुछ भी मानो, मतलब मैंने बोला अभी, तो अगर मैं 10% रेट निकालता तो आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, देखो ये 9.7 रुपीज आता है कि नहीं आता यहाँ पे, तो फिर आपके पॉइंट्स में फंस जाते। तो कुछ भी ऐसी संख्या मानेंगे जिसकी वजह से हम कभी पॉइंट्स में ना फंसे, ठीक है ना, क्लियर मेरी बात, कभी किसी में भी अंतर भी पॉइंट्स में नहीं आया। तो वो कैसे मानते हैं, पहले संख्या मूलधन मानना कैसे, जिन क्वेश्चन में ये दोनों चीज दे रखी हो और हमें सबसे पहले मूलधन को एक यूनिट मानना है, यानी प्रिंसिपल को एक यूनिट मानना है, वो कितनी यूनिट लें उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसका फ्रैक्शन बना लो, जैसे 10% है तो 10% का फ्रैक्शन 10/100 लिखोगे ना, तो 1/10 आया कि नहीं आया। जो भी रेट हो उसका फ्रैक्शन बना लो, जो भी रेट हो उसका फ्रैक्शन बना लो, ठीक है, याद आया। अब सुना, जो भी रेट है फिर देखो कितने समय के लिए, उन दोनों का गुणा, ठीक है, जितने समय के लिए, क्वेश्चन में कितना समय है, 2, 3 साल होते हैं तो 3 बार गुणा करके जो भी नीचे हर होगा ना उसको मैं प्रिंसिपल मानूंगा, उल्टू करके इन दोनों को हर को गुणा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल, ये मैं मूलधन मानूंगा यूनिट। तो मेरे पॉइंट्स में नहीं आएगा, देखो मैंने 100 माना तो पॉइंट्स में आया क्या 10 पे। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, अभी और समझ में आएगा कैसे मानते हैं। जैसे मान लो मेरी रेट होती 8%, कितनी होती बच्चों, 8%, ठीक है। अब मैं ऐसा प्रिंसिपल मानूंगा जिससे देखना मेरे नीचे का जो डेटा जब सोल्व करूंगा ना, मान के देखना कोई पॉइंट्स में आएगा ही नहीं। तो जैसे मेरा 8 साल है 2 साल है, मान लो क्वेश्चन 8% का है और टाइम कितना है 2 साल है। जैसे ये कंडीशन दी, दर दे रखी है हाँ, समय दे रखी है हाँ, ये दो चीजें यस हुई, तो सीधा आपको क्या करना है, मूलधन पहले मानना है। मानने का तरीका, इसका फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, जो भी परसेंट है नीचे कितना लिख देंगे उसका 100, फ्रैक्शन बनाने के लिए काट दो ऊपर नीचे। अब दोनों किससे कट रहे हैं, 4 से, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, तो ये फ्रैक्शन कितना आया 2/25। अब ये देखना है कितने साल के लिए, तो आपने बोला सर ये 2 साल के लिए, तो इन दोनों का गुणा, यानी कि दोनों का गुणा मतलब नीचे वाली संख्या का गुणा, ये जितना भी नीचे आया है ना 2 साल है तो 2 बार गुणा हो जाएगा यही, ठीक है, जितनी बार ये रेट 2 बार गुणा हो जाएगी। जो रेट चल रही है वो आपस में, यानी पहले साल की रेट भी यही है ना और दूसरे साल की रेट भी तो यही रहेगी, दोनों साल की रेट तो सेम है, तो उनके नीचे का जो भी मैटर है उसको गुणा, यानी 25 × 25 कितना हो गया 625। तो ये मैं मानूंगा कि 625 यूनिट अगर ब्याज में अगर बैंक में डालता तो उसके हिसाब से जो कंडीशन बनती वही कंडीशन में किसके हिसाब से दूंगा इसका। अब देखना यहाँ पे, और मान लो इस क्वेश्चन में आपको इस बार अंतर दे रखा होता, कुछ 100 रुपए का अंतर दे रखा होता, XYZ कुछ भी दे रखा होता। अब सुनना, मैंने क्या माना 625 रुपए मूलधन, ये मैंने माना लेट कि है, ये यूनिट माना। अब मेरा वही सेम क्वेश्चन आगे जाता है, मेरे को 2 साल है, रेट क्या है 8%, 8% का मतलब भी आपने निकाला था, 8% को आप 2/25 लिखो या 8% लिखो, अब तो बात एक ही है, तो आप यहाँ सीधा 2/25 लिख सकते हो, 2/25 है 8% की जगह दोनों लिख सकते हो। अब देखो हम कैसे करते हैं, रेट के साथ 625 का 2/25 करोगे तो 25 पंजे 625 पे 50 आया, ये भी 50 आया, सेम ही है। अब वापिस 50 का आप क्या करोगे, 2/25 करोगे, 25 दूनी 50, 4 रुपए, देखो कहीं भी पॉइंट आया क्या बताओ। अगर यहाँ मैं 625 जगह कुछ भी और मानता है ना, कुछ भी चाहे 100 रुपए भी मानता है, कुछ और भी मानता, तो हो सकता है पॉइंट्स आए, क्योंकि कैलकुलेशन में तो पॉइंट आएगा ना, क्लियर। अगर मैं 100 मानता तो भी पॉइंट आ जाता, क्योंकि देखो पहली कंडीशन में चलो 8% है, 0 कट जाता है, फिर यहाँ पे जो भी आता है उसकी कैलकुलेशन में यहाँ तो पॉइंट आ जाता ना, तो पॉइंट आता तो पॉइंट में फंसना पड़ता, आंसर तो वही आएगा। आप कुछ भी मान के करो, आंसर खाली पॉइंट में ना फंसे उसके लिए मैंने क्या बोला, कुछ भी मानो, उससे बढ़िया ऐसी संख्या मानो जिससे आप पॉइंट में ना फंसो। और वो मानने का तरीका क्या है, ये यहाँ पे अगर एग्जाम भूल गया तो सर आप भूल जाओ कि यार सर ने क्या बोला था यार, कैसे मूलधन मानना है, तो आप कुछ भी लिख देना या 100 लिख देना, बस पॉइंट में आएंगे, पॉइंट के बराबर पॉइंट की संख्या करनी पड़ेगी, आंसर जरूर आएगा। आंसर की चिंता मत करना, भूलना मत। और अगर आप पॉइंट से बचना है तो बस ये करना है, मानने में तो आपकी मन मर्जी 1 रुपया मान लो तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी रेट और दर के पहला काम क्या होगा, मूलधन मानना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बैंक में पैसा डलेगा तो मैं आगे का प्रोसेस करूंगा, और बैंक में पैसा नहीं डालने का दे रहा है तो आपको ऐसे निकलना है। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो इस वाली लास्ट स्लाइड, ये वाली स्लाइड को एक बार वापस रिपीट करो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इधर देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे चलता हूं मैं।
देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब भी कभी क्वेश्चन में आपको रेट दे रखे, जब भी आपको क्वेश्चन में कभी क्या दे रखे, रेट और टाइम दे रखे, तो रेट का सबसे पहले क्या बना लो, फ्रैक्शन बना लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो टेबल अगर आपको याद है तो आपका टाइम कितना बचेगा समझो। अब अगर टेबल याद नहीं है, पहले उनकी बात करते हो, टेबल याद है तो 1/6 आप सीधा लिख दोगे। अब ये 1/6 डायरेक्ट कैसे आया देखना, 16 इंटू 3 कितना किया, 16 16 16 32 16 48, नीचे कितना आया 48, ठीक, अच्छा 48 नहीं, पर लिख ही देता हूँ, 16 48, इन दोनों को गुणा करते हो, इससे इसको फिर प्लस करते हो, 16 48, 48 प्लस 2 कितने हो गए 50, अपॉन नीचे कितना आएगा 16 48 3। अब देखो परसेंटेज का नीचे कितना आएगा 100, परसेंटेज भी तो है, उसका नीचे कितना आएगा 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6, तो ये 1/6 निकाला। ये अगर आपको याद होती वो टेबल जो मैंने आपको कल की क्लास में दी थी, वो अगर आपको याद होगी, तो ये जो आपका टाइम लगा अभी इतना सा, ये भी देखो कि ज़्यादा टाइम तो नहीं है, आरपीएससी वालों के लिए कोई इशू इतना नहीं आएगा, उनके टाइम रहता है, खास करके बैंकिंग एसएससी वाले बच्चे तो धीरे धीरे और बहुत, उनको तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे ना। चलो एक बार इसकी बात करते हैं, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। चलो इधर देखो, अब मेरी देखो फ्रैक्शन कितना आया 1/6। मैंने आपको क्या बोला, जब हमें मूलधन मानना है यानी प्रिंसिपल मानना है, तो जो भी रेट है वो देखो कितने साल की है, 2 की है, तो दोनों साल ये चलेगी, दूसरे दोनों साल सेम रेट है ना, ये चलेगी, तीसरा साल भी होता है ये चलती, इन दोनों का गुणा कर दो नीचे वाला, आंसर मूलधन कितना मान लिया हमने 36। तो इस क्वेश्चन का जो मूलधन बैंक में पैसा डालना है ना अपने, वो कितना डालेंगे हम लोग 36 यूनिट, 36 यूनिट। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतना तो मुझे भरोसा है आ गई होगी। मुझे पता है मन में लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम लेगा, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी समझ में आ जाएगा, कब आपको इजी समझ में आ गया होगा। जब मैंने इसकी पहली स्लाइड ली, ईमानदारी से सोचना, जब मैंने इसकी पहली स्लाइड समझाई थी तो बहुत जनों तो टेंशन में आ गए, अरे ये क्या हो रहा है, ये सोचने लग गए। फिर जब मैंने इसकी दूसरी स्लाइड पे आया, थोड़ा बहुत हाँ यार थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जब मैंने इसकी तीसरी स्लाइड समझी, फिर लगा अब पल्ले पड़ा। गलत नहीं बोला, आप खुद पूछना अपने मन से, है ना। और फिर मैंने अब ये किया तो आपको 100% में श्योरिटी हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे सामने नहीं हो, पर मुझे पता है, मुझे लगता है कि आप मेरे कभी भी ये फील ही नहीं करते हो, मैं अपने सोचता हूँ मेरे सामने आप हो। पता है कैमरे को पढ़ाना दुनिया का, मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा टास्क है। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब तुम उसको देखो ना तो वो थोड़ी देर बाद लगता है, पता है मेरे को है ना, इस कैमरे को देखता हूँ ना, सच में ये लगने लग जाता है कि यार ये कोई इंसान देख रहा है मुझे, लगातार बस वो हिल डुल नहीं रहा है। थोड़ी देर ऐसा फील आता है, उसको ऐसी आदत पड़ गई मेरी अब इसको देखने की, मेरे उसको कोई आदमी है जो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो हाई नहीं कर रहा, नहीं नहीं कर रहा, समझ में आया, वो देख रहा है चुपचाप, जैसे तुम क्लास में नहीं करते ढीठ बन के बैठते हो, कुछ समझ में आया, बैठे रहोगे देखोगे, वो वाली कंडीशन है इसकी। पर मैं फील करता हूँ, हाँ गर्दन हिला रहे हो, ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ पे। कोई नहीं, बच्चे मुझे, मेरे बच्चे तो याद हैं, शक्लें तो याद है मुझे बहुत बच्चों की, तो मैं उनको फील करता हूँ, हाँ बच्चे बैठे हैं, पूरी क्लास को फील करके ही पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे क्या है कि थोड़ा सा लग जाता है, हाँ समझ में आ गया होगा, और मुझे मन से बोल जाता हूँ कि हाँ आ जाता है, कि टीचर को पता चल जाता है कि ये कंडीशन बच्चों को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब आ गई होगी, और अभी भी नहीं आई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार वो रिपीट कर लो, डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो इधर, अब मैंने क्या बोला 3 कंडीशन, तो सबसे पहले देखो, पहले अब देखो 3 नहीं कितने, 2 ही हैं, सॉरी बातों बातों में 3 लाइनें खींच दी देखो मैंने, ठीक है। इसलिए एग्जाम में कोई बातें नहीं करनी, चुपचाप अपना पेपर करना, आस पड़ोस वाले नहीं देखना, पास में कौन बैठा कौन बैठी है उस पर ध्यान नहीं देना, अपने पेपर पे ध्यान देना, ठीक है। तो देखो दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का, अब 2 वर्ष है तो कितनी लाइन खींचेंगे बेटा, 2 लाइन, और मेरी रेट मेरे को पता ही है। अब इस रेट का देखो छोटा टुकड़ा मुझे पता है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1/6 1/6, ये तो ये पहला जो सीखा वो सेम है, तो मुझे बता 1/6 से 36 रुपये का कितना मिलेगा, सीधा चक्रण 36, 36 इंटू 1/6 ये भी 6, और वापिस 1/6 का कितना आएगा 1। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर दो ऊपर 1 1 है, ऊपर 1 1 है, जैसे यहाँ पे 1 1 है ना, आपने क्या किया है, ऊपर अगर 1 1 हो, नीचे अगर 1 1 है ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप भाग दोगे वो अगर हमेशा यहाँ 1 ही आएगा। क्यों, आप देखो क्यों आएगा, आप समझो, इसका ब्याज निकालोगे ना, ये तो आप किस रेट से 1/6 से, तो 6 का भाग 6 में क्या आएगा 1 ही तो आएगा, ठीक है। ये हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी, 6 हमेशा जो स्क्वायर करते हैं उससे एक कम तो यहाँ आएगा, और उससे एक और कम यहाँ आ जाएगा, उसका अंडर रूट मतलब, ठीक है। चलो अब देखो ये हो गया, अब यहां से क्वेश्चन आगे समझने की जरूरत है, ये तो आपको मैंने सिखा दिया, ये करना है। अब क्या करना है वो सुनना, अब ध्यान से ये देखो कि आपको दिया हुआ क्या है, ये चीज एग्जैक्टली आपको सही तरीके से पढ़नी होगी कि ये क्या चीज है, क्या ये ब्याज है, क्या ये अंतर है, क्या ये मिश्र धन है, क्या ये मूलधन है, क्या है ये। तो आपने बोला 19,000 रुपये राशि प्राप्त होती है, देखो ये बोला, देखो रिसीव ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इससे,
इतनी पैसे वापस मिलते हैं। हमेशा याद रखना, चाहे लिखा हुआ नहीं है मिश्र धन, पैसे अगर रिटर्न में वापस पूरे मिलते हैं तो वो हमेशा मिश्र धन होता है। ब्याज कभी भी होगा तो लिखेगा इतना ब्याज मिला, सीधा पैसे बोलता है कितने पैसे रिटर्न आए, वो हमेशा क्या होंगे, मिश्र धन यानी कि अमाउंट होंगे बच्चों। क्लियर है? अब देखो इधर, अब ये वाली जो चीज दे रखी है ना, वो अब हमें हमारे क्वेश्चन में ढूंढनी होगी। इस यूनिट में कितनी है ये, आप समझो। हमने जो यूनिट यानी मान के जो क्वेश्चन किया है, मानने पर वही चीज जो यहां दे रखी है वही चीज कितनी है। तो आप बोलो देखो, ये अपन, अगर मैं आपसे पूछता बेटा ये 36 रुपए का मूलधन होता तो बताओ मिश्र धन कितना, मैं आपसे ये पूछता बताओ इसका अमाउंट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे जिस आदमी ने 36 रुपए लगाए हैं बैंक में, तो बैंक उसको 6 6 12 13 रुपए जोड़ के वापिस दे देगा 36 रुपए। 36 रुपए तो देगा देगा क्योंकि उसका मूलधन है, और साथ में ये ब्याज जोड़ के। तो आप कितना बोल रहे हो, 36 6 6 12 13, 36 और 13 कितने हो गए, देखो 36 प्लस 3 39 और 13 49, गलत नहीं हुआ है। देखो 36 37 और 6 6 12, 37 38 29 और 10 39। ठीक है, यहां तक किसी डाउट है? अच्छा 2 मिनट पानी पी लेता हूं। तो देखो बच्चों, तो 49 आया। अब देखना इधर ध्यान देना, अब इस 49 रुपए, ये देखो यूनिट में आया, ये हमने माना हुआ था, ये रियल नहीं है। तो हमने जो माना है वो यूनिट कितनी है, 49। तो लास्ट में आपको ये करना है, ये मान के सोल्व कर लिया। अब वहां पे जो दे रखा है वो हमें भी फाइंड आउट करना है हमारी यूनिट में, और उसके बराबर उसको लिख देंगे। यानी इतनी, इस यूनिट पे इतना पैसा मिल रहा है, तो हमें इस यूनिट, देखो उसने क्या निकालने बोला, मूलधन। तो हमें ये वाली यूनिट तो फाइंड आउट करनी है कि 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको अब पता चल गया 49 यूनिट की वैल्यू इतनी है। 49 की तो एक यूनिट पहले निकाल दोगे, 19600 अपॉन 49। क्लियर है? अब आपको देखो यहाँ पे 49 की टेबल तो 100% याद होगी, अच्छे बच्चे हो आप तो, है ना? क्लियर है? अब नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 50 की तो याद होगी, 49 के एक बढ़ा दो, 50 एक नंबर बढ़ा दो, 50 तो बना ही सकते हो ना। अब 50 की टेबल बोल के इसके पास पहुंचो, है ना, 196 के पास पहुंचो। तो 50 टेबल अगर मैं बोलूँ 4 बार, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, फिर 150, फिर 200, 196 के पास आ गया 200। तो मैंने 50 की टेबल कितनी बार बोली, 4 बार। उन 4 बार में कितनी बार एक एक बढ़ाया हुआ है, मतलब 49 में एक बढ़ाया हुआ है, तो 4 बार एक बढ़ गया होगा। तो यानी कि 200 की जगह कितना आएगा, 196 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 बार आया कि नहीं आया 196, फिर भी नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा, तो 49 इंटू ऐसे 4 करके चेक कर लेना, नहीं समझ में आया तो 49 इंटू 4 कितना आएगा, 196। ठीक है, तो देखो 196 400 आ गया, ये कटा 4 बार और 2 जीरो लग गए, तो कितना आया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 400 है, 1 यूनिट, यानी कि एक पेन की कीमत 400 रुपये आ गई। इसका मतलब ये हुआ है, एक ही नियम देखा था ना अभी यूनिट मेथड, कि पहले हम एक ही निकालते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे मूलधन निकालना है, और मूलधन कितनी यूनिट है, 36। एक यूनिट की जगह इतने रुपए हैं, तो 36 यूनिट की जगह कितने होंगे, यही तो निकालने हैं। अगर यहाँ पे एक यूनिट पे इतने पैसे बन रहे थे, तो 36 यूनिट का अगर पूरा देखना हो तो जो हमें निकालना है वो कितना है, 36। तो यानी 400 इंटू क्या करना होगा बच्चों, आपको 36 करना होगा, 400 इंटू 36। तो 36 इंटू 4 कर दो, 6 चौके 24, 4 तरी 12, 13 14, एक जीरो लगा दो, तो 2 जीरो है ना, तो 14,400। ये आपका क्या था, मूलधन था। अगर ये मूलधन से आप सोल्व करते ना पूरा यहाँ पे लेके, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपका डेफिनेटली यही वाला चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या, अमाउंट बनेगा। तो ये ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं होता है तो नन ऑफ दिस होगा, होता है तो लगा देंगे, क्या आया 14,400। ठीक है, तो आंसर क्या है 14। नॉर्मली कभी मैथ्स में है ना बहुत कम चांस होता है नन ऑफ दिस, कभी तुक्के भी मारो ना तो नन ऑफ दिस पे तो कम ही मारना, बहुत कम चांस होते हैं नन ऑफ दिस आता है। ठीक है, नॉर्मली आंसर होते हैं। ठीक है, और हमेशा आंसर, अच्छा एक और मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, सीखना मत। कभी ऐसा हो कि तुम्हें डाउट आए, है ना, कि यार ये ऑप्शन हो सकता है, नॉर्मली जो आंसर होते हैं ना सिमिलर मिलते हुए, जो अगर कोई 2 या 3 मिल जाए तो नॉर्मली उन दोनों में से एक आंसर होता है। आप कभी है ना कोई एग्जाम में आए क्वेश्चन नोटिस करना, 4 ऑप्शन में से सिमिलर ऑप्शन मिल रहे हैं आसपास के, जैसे फॉर एग्जांपल जिसके पीछे पॉइंट्स में अगर इसमें भी 25 लिखा हुआ है, दूसरे वाले में भी 25 लिखा है, फिर दूसरे वाले 37 और 57 लिखा हुआ है पॉइंट्स के बाद, तो 25 वाले जो आ रहे हैं ना, 0.25, देखो नॉर्मली होता है, कोई तुक्का की ट्रिक नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इसको ट्रिक नहीं मान लेगा। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम कितने अच्छे बच्चे होते हो। ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा सीखनी होती है, किसी तुक्के लगाए, कुछ नहीं होता है, गलत बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होता, तुम्हें तो पढ़ना है और सही आंसर निकालना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बच्चों, क्लियर है यहाँ तक?
तो मेरे हिसाब से आज बहुत कुछ सीख लिया है। ज़्यादा सीखना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। देख लेते हैं, अच्छा वैसे भी मेरे को लग जाता है कितनी स्लाइड होनी चाहिए, है ना? ओके, तो यहाँ पे हम आज अपना सेशन ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे भी समझ में आएगा अगर ये दोनों क्लासेस अच्छे से पढ़ के टेस्ट दोगे तो। क्लियर? आगे बढ़ें, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। और देखो क्लास आती रहेगी, टाइम में भी सेम नहीं कह सकता हूँ, हाँ पर पढ़ूंगा ज़रूर, ठीक है? रिकॉर्डेड है इसलिए। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।